Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Student, once again I would like to thank you for your support and your love and affection जिससे कि मैंने अपनी 100 वीडियो को कंप्लीट किया है और मैं आप लोगों से यही लव और अफेक्शन की आशा करती हूँ इन फ्यूचर जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक कनेक्ट हो सकूँ और आपका ये प्यार और स्नेह में पाती रहूँ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था तो रिसोर्स का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था जो कि हमारी 100 वीडियो थी और आज मैं आप लोग के सामने 102 वीडियो लेके आई हूँ जो कि है रिसोर्स का पार्ट 2 जिसमें हम रिसोर्स कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसोर्स का पार्ट 2। स्टूडेंट, रिसोर्स के पार्ट 1 में हमने वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना था और ये भी जान लिया था कि जो रिसोर्स होते हैं यानी कि जो संसाधन होते हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो अब रिसोर्स के पार्ट 2 में चलते हैं। कुछ पार्ट हमारा रह गया था जिसमें कि अब हम बात करते हैं मिनरल्स पे यानी कि खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ जो मेनली उत्पादन होता है इनका, यानी कि इसको भी एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है ये भी, और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो ज्यादातर रॉक से होती है यानी कि चट्टानों से, पहाड़ों से होती है। तो इसके भी 2 प्रकार के मेजर रॉक्स होते हैं जहां से हमें मिनरल यानी खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो आप देख सकते हो हाईलाइटेड है मेटामॉर्फिक रॉक जिसे हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जिसे कि हम अवसादी चट्टान या रॉक कहते हैं, वहां से ये पाया जाता है। और उसमें भी जो मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल जो होते हैं, वो ज्यादातर हमें मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक से यानी कि जो मैग्मा होता है वहां से हमें ज्यादातर ये खनिज पदार्थ देखने को प्राप्त किए जाते हैं। और इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आयरन ओर बेसिकली निकाले जाते हैं कर्नाटका से, गोवा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और उड़ीसा से। तो ये मेजर कुछ सिटीज हैं इंडिया की जहां से हमें आयरन ओर जो एक मिनरल है वो प्राप्त होता है। चलिए इसमें और जानते हैं। स्टूडेंट्स, रिसोर्स चैप्टर पे अब हम पहुंच गए हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने वेरियस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी को जाना था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। अब हम ये जानेंगे कि बीइंग ह्यूमन हमने अपनी डिस्कवरी से, हमने अपनी इनोवेशन से ऐसे कौन से सोर्सेस को इजाद किया है जो कि कन्वेंशनल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके एनर्जी के सोर्स है ये सारे हैं तो नेचुरल एनर्जी, लेकिन इसको हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया है यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया है सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो है हमारी हीटिंग पावर यानी कि सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी जो है वो बेसिकली हमें सनलाइट प्रोवाइड करता है, सन हीट प्रोवाइड करता है। उसका जो मेजर प्रोड्यूसर है वो सन है, यूज्ड इन हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। और इसके जो एग्जाम्पल है वो सोलर कुकर्स हैं, सोलर ड्रायर्स हैं, सोलर हॉट सिस्टम है, सोलर एयर हीटर्स हैं, सोलर बैटरीज हैं। बैटरीज का आजकल की डेट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उसके पीछे रीजन है ये जो बैटरीज हैं आपको विभिन्न प्रकार के कामों में देखने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं विंड एनर्जी जो कि अगेन एक नेचुरल रिसोर्स है। तो विंड एनर्जी जो हमें हेल्प करती है वो लिफ्टिंग वेट यानी कि वेट को लिफ्ट करने में हमारी मदद करती है, ग्राइंडिंग में काम करती है और बहुत ज्यादा ये आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं विंड एनर्जी को हम यूज करते हैं, ग्रेनिंग, कटिंग, शेलिंग में इसको बहुत ज्यादा यूज होता है। और कहीं ना कहीं जो विंड होती है वो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो विंड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इसका जो टूल होता है वो विंड मिल्स होती है। विंड मिल्स की एक क्वालिटी ये होती है कि विंड मिल 7 किलोमीटर पर आवर की विंड पे ही रन करता है। अगर उससे कम की विंड होगी, कम मूवमेंट होगा तो ये रन नहीं कर पाएगी। तो 7 किलोमीटर पर आवर की रिक्वायरमेंट इसकी रहती है और इसका भी एक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल की डेट में विंड मिल्स का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तीसरा जो मेजर आप देख सकते हो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हाइड्रो एनर्जी, जो कि आप जानते हो कि इंडिया में वेरियस टाइप ऑफ डैम है यानी कि बांध है और इन बांध का जो पर्पस होता है वो वाटर स्टोरेज होता है।
ये वाटर को स्टोर तो करते हैं, बट इसका जो दूसरा पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होता है या खेती करना होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल और कंट्री ये वेरियस पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो जो बांध में यानी कि डैम में जो पानी का स्टोरेज होता है उसमें पानी को टरबाइन के ब्लेड्स पे डाले जाते हैं, यानी कि पानी का फ्लो टरबाइन के ब्लेड्स पे जाता है। फिर जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसे हम हाइड्रो एनर्जी के नाम से जानते हैं। तीसरा और चौथा है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज आल्सो टाइप ऑफ नेचुरल एनर्जी जो कि ओशन वेव के थ्रू रन करता है, जो कि स्पेशली यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसके बारे में हम लोग ने पार्ट 1 में भी जाना था स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जियोथर्मल एनर्जी की तरफ। जियोथर्मल जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, हीट एनर्जी विच इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमें पता है कि अर्थ के इंटीरियर में हीट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे है। वहां से जब हम हीटिंग एनर्जी को प्राप्त करते हैं और वहां से उस एनर्जी को यूज करते हैं वेरियस पर्पस में, तो वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को हम एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मेजर एग्जाम्पल है यूरेनियम है, थोरियम है। इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू इसे हम यूज करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो चल रहा है वो बायोगैस है। बायोगैस एक ऑर्गेनिक वेस्ट आप कह सकते हो, जैसे कि डेड प्लांट होते हैं, एनिमल मटेरियल्स होते हैं, एनिमल डक्स हो गई हैं, एंड अदर बायो गार्बेजेस जो होते हैं, गार्बेजेस वेरियस टाइप, दे इमिट गैसेस विच कंटेन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका भी एक तरीके से हम यूज करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन में। तो ओवरऑल अगर ये देखें तो यहाँ पे हमने बात करी है 7 मेजर टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि कन्वेंशनल ना होकर नॉन कन्वेंशनल है, और इसे हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग परिवर्तित यानी कि चेंज किया है। सो इस हिसाब से स्टूडेंट रिसोर्स वाला जो चैप्टर है हमारा पार्ट 2 का ज्योग्राफी का वो अब कंप्लीट होता है। आइए अब इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप रिसोर्स का चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। इसको और क्लियर करने के लिए चलिए इसे कुछ एमसीक्यूज को भी हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है रिसोर्स चैप्टर से, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। इन चारों में से ऐसा कौन सा संसाधन है जो कि प्राकृतिक नहीं है? एयर, फॉसिल फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एंड स्टोन। तो इसका स्टूडेंट राइट जो आंसर है वो 3rd वन है, फर्टिलाइजर इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है रिसोर्स चैप्टर से और ये पूछ रहा है व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर फॉल वेयर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट विद ईच अदर, study of different layer of atmosphere, one of the layer of atmosphere and none of the above। तो मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 होना चाहिए। जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं वो ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आपके स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये पूछ रहा है इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन। इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? डिगबोई, असम के डिगबोई में, या मुंबई के मुंबई हाई में, या डेल्टाज ऑफ गोदावरी या कावेरी रिवर में, या इन सभी में। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, ये हमने आई थिंक पार्ट 1 में जाना था और इसका राइट आंसर 4th वन है। ये तीनों ही जगह है जहाँ पे हमें पेट्रोलियम बहुतायत से पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है रिसोर्स चैप्टर का, वो पूछ रहा है व्हाट कंटेन बायोगैस। बायोगैस इसमें से क्या चीज है जो कि अपने आप में कंटेन करती है? तो इसका आंसर होना चाहिए मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो स्टूडेंट जस्ट अभी हमने पढ़ा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स में, और आई थिंक आपको याद होगा और इसका सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन आंसर नंबर 1, यानी कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बायोगैस की फॉर्म में हमें मिलती है। सो स्टूडेंट आई होप आपको रिसोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट और क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे से फ्री होके पूछिए, मैं कोशिश करूंगी इसका आंसर देने के लिए। और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, अपने टाइम को सही से यूज करते रहो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।